नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करें आज हम शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, और आज हम मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे बहुविकल्पीय वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपकी लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर जो है बताइए कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो वो जो है सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। 100 से अधिक प्रश्न हैं लगभग। ठीक है, 100 से ज़्यादा, 100 प्लस सब प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं। एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा, उसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे ध्यान से बस वीडियो को देखना है। 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। पेपर नंबर 1 में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं भी आने वाला, ये भी आप समझ के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमारी क्या होती थी, रेगुलर क्लासेस चलती थी। कौन सी क्लासेस चलती थी मेरे प्यारे दोस्त? तो हमारी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की चलती थी। उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होते थे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस होते थे। वो भी क्लास अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं दे पढ़ना चाहते हैं कि आपके पेपर में नहीं आएगा, तो चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 की जो है वो सब्जेक्टिव टाइप वाली ही होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यह किसने कहा है? यह कथन किसका है आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो ये कथन है कि दर्शन सत्य के रूप में तार्किक विवेचना है, ये राधा कृष्णन जी का है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त? तो राधा कृष्णन जी का ये कथन है। ठीक है, उन्होंने ही कहा है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है, मतलब यह कथन किसने कहा है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये ध्यान में रखना है, पॉपुलर कथन है। ठीक है, पॉपुलर स्टेटमेंट है जो लगातार पूछा भी जा रहा है। तो ये कहा था रस्त महोदय ने। क्या कहा था कि शिक्षा और दर्शन जो है एक एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त वैसे ही सिक्के की तरह दर्शन और शिक्षा भी एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। शिक्षा के बगैर दर्शन अधूरा है और दर्शन के बगैर शिक्षा अधूरा है। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको पता है कि शिक्षा का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। शिक्षा का कार्य होता है लोगों तक दर्शन को पहुंचाना। ठीक है, दर्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में आखिरी सत्य जान लेना ही दर्शन होता है। ठीक है, और दर्शन का क्या कार्य होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो दर्शन का कार्य होता है शिक्षा में जो जो कमियां हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको क्या करना है, सुधारना है। जो जो दिक्कतें आ रही, समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान निकाल के बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। या किसने कहा था? या रस्क महोदय ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि दर्शन के बिना शिक्षा पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं हो सकती है। मतलब बता रहे हैं कि अगर दर्शन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो जो शिक्षा है वो पूर्ण स्पष्टता को, मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्त? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हो सकता है आप पहली बार नाम सुन रहे हो, क्योंकि ये बहुत कम आते हैं। तो इन्होंने कहा था, किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्त? तो ये कहा था फिक्टे महोदय ने। किसने? फिक्टे महोदय ने कहा था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसने कहा था? फिक्टे महोदय ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि दर्शन जो है ज्ञान का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है मेरे प्यारे दोस्त? तो अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया गया था कि यह किसने कहा था। तो यह कहा था फिक्टे महोदय ने कहा था कि दर्शन जो है वो ज्ञान का क्या है मेरे प्यारे दोस्त? विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक शिक्षा का विधान जो है मेरे प्यारे दोस्त सच्चा दर्शन ही कर सकता है। मतलब कह रहे हैं जो वास्तविक शिक्षा है उसका अगर आप विधान करना चाहते हैं, मतलब उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं या उसको संचालित करना चाहते हैं या उसको किसी को देना चाहते हैं, तो वह दर्शन के द्वारा ही संभव है। तो मेरे प्यारे दोस्त सच्चा दर्शन ही कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह था मेरे प्यारे दोस्त जेंटिल महोदय का। किसका था मेरे प्यारे दोस्त? तो जेंटिल महोदय जी का यह कथन था। कथन बिल्कुल याद रखिएगा, कथन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ पे सारे कथन ही लगभग दिए गए हैं और आपको यहाँ पे बताए भी गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है,
किसके अनुसार, मतलब कह रहे हैं किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, तो ये एडम्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्त? तो एडम्स महोदय ने कहा था। क्या कहा था? कि शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। मतलब कह रहे हैं कि दर्शन एक अस्थाई है, और अगर आप दर्शन को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के पास पहुंचाना चाहते हैं, सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, दर्शन का ज्ञान दिलाना चाहते हैं, तो वह आप जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाएगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक जो है क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो दर्शन को पहुंचाएगा। तो इसीलिए जो है क्या कहा गया था, शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न जो है पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि शिक्षा दर्शन का अभिप्राय है, मतलब पूछ रहे हैं शिक्षा दर्शन का अभिप्राय किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शैक्षिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का मिश्रण। हाँ, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि शैक्षिक सिद्धांत जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसी में दार्शनिकता का जब मिश्रण हो जाता है वही आपका क्या हो जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। कुछ शैक्षिक सिद्धांत होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, लगभग ये आपने पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ रखा है तो वीडियोस बनाएंगे उनके ऊपर, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, जब दार्शनिकता शामिल हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, मतलब दार्शनिकता क्यों शामिल की जाती है, उसकी जांच करने के लिए कि क्या जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही वो सत्य हैं या असत्य हैं, किसी भी प्रकार से इनको गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। तो इस कारण से क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें दार्शनिकता शामिल की जाती है। तो जब क्या होता है, शैक्षिक सिद्धांतों में दार्शनिकता का मिश्रण हो जाता है, तो वही आपका शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन से आपके जो है शिक्षा आदर्शवाद के जो हैं प्रमुख प्रवर्तक हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है, वार्कले, स्पेंसर और रूसो, ये तीन नाम जो है आपका आदर्शवाद में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़े मेरे प्यारे दोस्त। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ठीक है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो उसमें बताया गया है अंतिम सत्य आपका परमात्मा है। क्या है? परमात्मा है। ठीक है, प्रकृतवाद में बात करेंगे तो प्रकृति हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, सांख्य में दर्शन में बात करेंगे तो आत्मा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है हर दर्शन के अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नैतिक आदर्शवाद में परमात्मा को ही अंतिम सत्य माना गया है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आपसे पूछ रहा है कि अभ्यास एवं आवृत्ति वृद्धि का विकास किया है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अभ्यास एवं आवृत्ति वृद्धि का विकास किया है, या किसने किया है मेरे प्यारे दोस्त? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, या किया था पेस्टोलॉजी ने। किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो अभ्यास होता है मेरे प्यारे दोस्त, और जो आवृत्ति होती है, ये वृद्धि का विकास करती है, या किसने कहा था? या पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षण के अनुदेश प्रणाली का विकास किया, मतलब कह रहे हैं शिक्षण की अनुदेश प्रणाली का विकास किसने किया था? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो शिक्षण की अनुदेश प्रणाली रही मेरे भाई दोस्त, उसका विकास किसने किया था? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो अनुदेश प्रणाली थी मेरे भाई दोस्त, उसका विकास जो है वह हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने क्या किया था? किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी ने किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई दोस्त, की प्रयोजनवाद की जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप यहां पे बताएंगे सी बी, कौन मेरे प्यारे दोस्त? सी बी पियर्स महोदय जो हैं वो हैं प्रयोजनवाद के क्या? जन्मदाता। ठीक है, जन्मदाता प्रयोजनवाद के कौन है? तो सी बी पियर्स महोदय जो हैं वो प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पे मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष को अंतिम सत्य मानता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा दर्शन है जो प्रत्यक्ष को, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसी को अंतिम सत्य मानता है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पर आप जवाब देंगे कौन मानता है, तो आपका मानता है प्रयोजनवाद। ठीक है, आदर्शवाद का भी आपने देखा था अंतिम सत्य क्या था मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था ना कि
नैतिक आदर्शवाद का अंतिम सत्य क्या है, तो वहाँ पे परमात्मा माना गया था। प्रकृतिवाद में प्रकृति को माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त प्रयोजनवाद में आपके क्या माना जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रयोजनवाद में जो अंतिम सत्य माना जाता है वो प्रत्यक्ष को माना जाता है, जो दिखाई पड़ रहा है वही अंतिम सत्य है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रयोजनवादियों, मेरे प्यारे दोस्त क्या पूछ रहा है, प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सर्वाधिक बल दिया है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रयोजनवादी हुए हैं उन्होंने शिक्षा के किस आधार पर सर्वाधिक बल दिया है या किस आधार को माना है मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने सामाजिक आधार पर जो है सर्वाधिक बल दिया है। किसने दिया है, प्रयोजनवादियों ने, ठीक है। उन्होंने माना है कि समाज में रहकर बालक जिस प्रकार से सीखता है उस प्रकार से कहीं पे भी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि स्व अनुशासन पर बल देता है, मतलब स्व अनुशासन पर कौन बल देता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वह मानता है प्रयोजनवाद। मानता है कि जो व्यक्ति स्वयं से द्वारा अपने आप पे अनुशासन कर लेगा वो दूसरों के अनुशासन में उस प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। स्वयं के अनुशासन में जिस प्रकार से वो डेवलप होगा, जिस प्रकार से ग्रोथ करेगा मेरे प्यारे दोस्त, उस प्रकार से दूसरों के अनुशासन में वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यह किसका मानना है, तो यह प्रयोजनवाद का मानना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, प्रकृतिवाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो आपको यहाँ पे बड़ा प्यारा सा नाम बता देना है, रूसो जी को जो है क्या माना जाता है, प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकृति को अंतिम सत्य मानने वाला दर्शन कौन सा है, तो वो भी हमने आपको बताया था कि प्रकृति को जो है अंतिम सत्य या अंतिम सत्य कौन मानता है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आपको जो है प्रकृतिवाद सही लगा देना होगा। यहाँ पे सन्य लिखा हुआ है, सन्य नहीं, ये सत्य है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा। तो अंतिम सत्य कौन मानता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृति को अंतिम सत्य कौन मानता है, तो प्रकृतिवाद मानता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। प्रयोजनवाद के बारे में अभी आपको पता ही चला होगा, ठीक है। प्रयोजनवादों का प्रयोजनवाद में जो है अंतिम सत्य क्या रहा, प्रत्यक्ष रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, आपका जो नैतिक आदर्शवाद में रहा उसमें परमात्मा को जो है अंतिम सत्य, और जो आपका प्रकृतिवाद रहा उसमें प्रकृति को अंतिम सत्य माना गया। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, आपको यहाँ पे बताना है। मतलब प्रकृति की ओर लौटो यह नारा दिया था किसने, रूसो महोदय ने दिया था। किसने दिया था, रूसो महोदय ने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटना है, हमें पेड़ पौधों को बचाना है, अपने पहाड़ों को बचाना है, नदियों को गंदी होने से बचाना है, बर्बाद होने से बचाना है, तभी हमारा जीवन संभव हो पाएगा। या किसने कहा था, रूसो महोदय ने कहा था। तो उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है। हमें अपने आप को प्रकृति की गोद में खुला छोड़ देना चाहिए, यह भी कथन उन्हीं का था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, मतलब बोल रहे हैं अनुशासन के जो सुख दुख का जो सिद्धांत रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो उसका प्रवर्तक जो है मेरे प्यारे दोस्त स्पेंसर महोदय को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो स्पेंसर महोदय जी को ही अनुशासन का जो सुख दुख का सिद्धांत रहा है उसका प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इरेस्मस, क्या मेरे प्यारे दोस्त इरेस्मस किस प्रकार के यथार्थवाद का पोषण है, मतलब पूछ रहे रस जो है किस प्रकार के यथार्थवाद का पोषण है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका जवाब आप देंगे। यह किसका है मेरे प्यारे दोस्त, तो यह ज्ञानेंद्रिय का पोषण है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञानेंद्रिय का पोषण है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पदार्थ की अंतिम सत्य मानता है, मतलब कि यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे की नहीं को होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि पदार्थ को अंतिम सत्य मानता है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रयोजनवाद जो है वो किसको मानता है, वो परमात्मा को मानता है, ठीक है। प्रकृतिवाद प्रकृति को मानता है, आदर्शवाद परमात्मा को मानता है, नैतिक आदर्शवाद। तो बचा क्या मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका यथार्थवाद बचा। कौन बचा, यथार्थवाद जो है वो पदार्थ को अंतिम सत्य मानता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतिम सत्ता
भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह विचार संबंधित है। मतलब पूछ रहे हैं कि यह एक कथन कहा गया था कि जो अंतिम सत्ता है मेरे प्यारे दोस्त, वो भौतिकता में है। जिस आप भौतिक जगत में रह रहे हैं उसी में है, आध्यात्मिकता में कोई भी किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं पाई जाती है। यह कथन किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यह किससे संबंधित है, यह यथार्थवाद से संबंधित है। किससे है? यथार्थवाद से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शिक्षा कार्यक्रम बालकों का एकमात्र अधिकार है। शिक्षा कार्यक्रम जो है वो बालकों का एकमात्र अधिकार है मेरे प्यारे दोस्त। यह किसने का मतलब कौन से दर्शन में कहा गया था, या कौन से दर्शन से संबंधित है, या किससे संबंधित है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा यह किससे संबंधित है। तो जो ये कथन है मेरे प्यारे दोस्त, यह प्रकृतिवाद से संबंधित है। क्या संबंधित है? कि शिक्षा कार्यक्रम जो है वो बालकों का एकमात्र अधिकार है, प्रत्येक बालक को यह मिलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। ठीक है, प्रकृतिवाद का जन्म कहाँ हुआ ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृतिवाद का जन्म जो है वो यूरोप में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? यूरोप में माना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखिए। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वही प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया है, प्रकृतिवाद का जन्म, प्रकृतिवाद का जन्म। ठीक है, प्रकृतिवाद का जन्म यहाँ पे देखिए दो बार वही फिर पूछ लिया, तो आप वही फिर बताएंगे क्या हो जाएगा, यूरोप में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद का जन्म हुआ, मतलब पूछ रहे हैं कि प्रकृतिवाद का जन्म हुआ है। वही क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे तीन को एक क्वेश्चन को तीन बार टाइप कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं इसको छोड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रयोजनवाद का जन्म स्थली है। क्या प्रयोजनवाद का जन्म स्थली है मेरे प्यारे दोस्त, या प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो आप कह सकते हैं इसका हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रयोजनवादी विचारधारा है तो वह किस पर है मेरे प्यारे दोस्त? अनुभव केंद्रित है। यह मानता है कि जो आप अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वह कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह प्रयोजनवाद के अनुसार है। ठीक है, अनुभव को ही वो अपना केंद्र मानते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो है कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो होना एकदम अनिवार्य ही है पाठ्यक्रम में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पे कहेंगे क्रियाशीलता, हाँ इसको भी होना चाहिए। आगे पूछता है उपयोगिता, इसको भी होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि समन्वय का सिद्धांत, हाँ ये भी, माने ये सभी होने अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में ये सभी सिद्धांत होने अनिवार्य हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो पूछ रहा है कि प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रयोजनवाद है वो क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर क्या कर देता है? बल देता है। मतलब करके सीखने वाले पे ये क्या करता है? बल देता है, जोर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो यथार्थवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जवाब देंगे यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अरस्तु महोदय हैं। कौन है? अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड निर्मित है। यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड निर्मित है मेरे प्यारे दोस्त। यथार्थवाद के अनुसार जो है ब्रह्मांड का निर्माण माना जाता है गतिशील पदार्थ से। किससे माना जाता है? गतिशील पदार्थ से। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह संबंधित है। मतलब किस दर्शन से संबंधित है यह कथन? क्या कथन दिया गया है कि सत्य अभी जो है वो किसमें है? वह निर्माण की अवस्था में, मतलब लगातार जो है उसका निर्माण हो रहा है। तो आप यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यह आदर्शवाद से संबंधित है। किससे है मेरे प्यारे दोस्त? आदर्शवाद से
संबंधित है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। ठीक है, किसके अनुसार, मतलब पूछ रहे हैं कि यह कथन भी दिया गया था, एक स्टेटमेंट बोला गया था, क्या बोला गया था कि जो मानव है वह ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, मतलब भगवान ने जो है बहुत कुछ बनाया है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज बनाई है वह क्या बनाई है, मानव बनाई है। यह जो है कथन किसके किससे संबंधित है या किसके अनुसार है मेरे प्यारे दोस्त, तो यह कथन भी आपका आदर्शवाद में ही कहा गया था। किसमें कहा गया था मेरे प्यारे दोस्त, आदर्शवाद में ही कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं। आदर्शवाद जो है किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो यह जो है प्रभावात्मक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है। कौन देता है, आदर्शवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनतंत्र के आदर्श हैं, जनतंत्र के आदर्श किन्हें माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आप कहेंगे व्यक्तित्व का आदर, हाँ, बुद्धि की योग्यता, बुद्धि और योग्यता ठीक है, और सहयोग और सहिष्णुता, ये जो है जनतंत्र के तीनों आदर्श माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, ये तीनों आदर्श माने जाते हैं। अगर जनतंत्र में देखा जाए तो व्यक्तित्व का आदर भी होना चाहिए, बुद्धि और योग्यता भी पाई जानी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, और साथ में सहयोग और सहिष्णुता भी होनी आवश्यक है, तभी जनतंत्र का निर्माण हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य है। जनतंत्र में शिक्षा का क्या उद्देश्य माना गया है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप यहाँ पे एक एक पढ़ेंगे। पहले क्या दिया है, जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या माना गया है, गृह तथा समाज योग्य व्यक्ति का विकास, हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया गया है व्यवसायिक कुशलता नैतिकता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का विकास, हाँ बिल्कुल सही है। जनतंत्र में भाई कोई चीज एक एक अब आप मान के चलिए जब जनतंत्र की बात की जाने लगेगी तो वहां पे कोई एक पक्ष लेकर के नहीं चला जाएगा, सभी पक्ष को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। 7 नंबर कह रहा है कि बुद्धि तथा ज्ञान के शिक्षण के साथ चरित्र एवं अनुशासन का विकास, बिल्कुल सही बात है। तो यानी आप कह सकते हैं ये सभी जो है क्या माने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। इन सभी को जो है शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आप सभी को पता है, जॉन ड्यूबी महोदय ने क्या किया था, इस पुस्तक का लेखन किया था, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि लोकतंत्र का मूल्य है। लोकतंत्र का मूल्य क्या माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो लोकतंत्र का मूल्य जो है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें समानता भी मानी जाती, स्वतंत्रता भी और मातृत्व भी, ये तीनों मूल्य जो हैं क्या होते हैं, लोकतंत्र के मूल्य माने जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी जो है क्या है, लोकतंत्र के मूल्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रजातंत्र के मूल्य सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कौन सा नहीं है, वो सामाजिकरण जो है ये आपके प्रजातंत्र के मूल्य सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी न्याय भी सम्मिलित है, समानता भी सम्मिलित है और स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जनतंत्र का आधार जो है स्वतंत्रता है, यह किसने कहा है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है जनतंत्र का आधार क्या है, स्वतंत्रता है, यह किसका स्टेटमेंट है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जो है टीपी नन महोदय जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने ही कहा था कि जनतंत्र का आधार क्या है मेरे प्यारे दोस्त, स्वतंत्रता। अगर आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तो जनतंत्र क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। यही जो है स्टेटमेंट था इसका, टीपी नन महोदय जी का था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत नहीं है, मतलब पूछ रहे हैं इसमें लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत किसे नहीं माना जाता है, तो समानता का सिद्धांत बिल्कुल है। ठीक है, अभी आपने लोकतंत्र में पढ़ा है, स्वतंत्रता भी आ जाता है और न्याय भी आ जाता है। तो बचा क्या मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, शांति का सिद्धांत जो है ये आपके लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत नहीं माना जाता है। ठीक है, शांति होना आवश्यक है इसमें बताया गया है, लेकिन ये बुनियादी नहीं होता। बुनियादी के लिए 3 आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत, ये तीनों आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
प्रश्न आपसे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? मतलब पूछ रहे हैं, कुछ यहाँ पे उद्देश्य बताए गए हैं, बताइए कौन सा उद्देश्य जो है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जाता है। पहला उद्देश्य दिया गया है कि व्यक्ति का चारित्रिक विकास, हाँ बिल्कुल है, ये शिक्षा के उद्देश्य में आता है। दूसरा बोला गया है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल ये भी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा आ जाता है व्यक्ति का मानसिक विकास, हाँ ये भी आ जाता है। चौथा है आपका व्यक्ति का शिक्षक बनाना मेरे प्यारे दोस्त। व्यक्ति का शिक्षक बनाना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का चरित्र का निर्माण कर दे, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर दे मेरे प्यारे दोस्त, और व्यक्ति का मानसिक विकास कर दे। बाकी ये एक प्रोफेशन के अंतर्गत आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आप कह सकते हैं कि ये एक भाग है, या आप शिक्षा के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। अगर शिक्षा का उद्देश्य शिक्षक बनाना हो जाएगा तो भैया आईएएस, पीसीएस और आपके डॉक्टर, इंजीनियर ये सब कैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षक बनाना नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण का आधार है। मतलब पूछ रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण जो है हम किन आधारों पर करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, बिल्कुल नहीं। शिक्षक और शिक्षार्थी के आधार पर हम अगर क्या करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक कुछ और पढ़ाना चाहेगा, शिक्षार्थी जो बालक है वो कुछ और पढ़ना चाहेगा, ठीक है। अगला बोल रहा है समाज और व्यक्ति, नहीं, समाज और व्यक्ति के अकॉर्डिंग भी हम नहीं करते हैं, समाज और व्यक्ति के अकॉर्डिंग भी हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि समाज का डिमांड कुछ अलग होता है, व्यक्ति का डिमांड अलग होता है, तो उसमें जो है आपका ये नहीं बैठ पाएगा। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा, बता रहा है, क्या बता रहा है कि समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक, हाँ समाज का जो व्यक्तिगत है ये आपका सही हो जाएगा। समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक रूप जो है यही शिक्षा के उद्देश्य का आधार बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसने कहा है, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जैसे पौधों का विकास जो है किसके द्वारा किया जाता है, एक कृषि के द्वारा, फार्मर के द्वारा किया जाता है, किसान के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का विकास जो है वह शिक्षा के द्वारा किया जाता है। या किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी को पता है जॉन लॉक महोदय ने कहा था। किसने कहा था, जॉन लॉक महोदय जी ने कहा था, यह जॉन लॉक महोदय जी का कथन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही क्रिया के दो पहलू हैं, यह किसने कहा था, यह कथन किसका है। मतलब सामाजिकरण और व्यक्तिकरण यही दोनों एक ही क्रिया के दो पहलू हैं, ये कथन आपको बताना है किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पर कहेंगे यह कहा था मैकाइबर महोदय ने। किसने कहा था, मैकाइबर महोदय ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि समाज जो है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता है, ठीक है। क्या है, समाज जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। या किसका कथन है, तो यह कथन मैकाइबर एंड पेज महोदय जी का है। किसका है, मैकाइबर और पेज महोदय जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि जो ये समाज है मेरे प्यारे दोस्त या सामाजिक संबंधों का जाल होता है और ये हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा में व्यक्तिक विकास का उद्देश्य है। मतलब पूछ रहे हैं शिक्षा में व्यक्तिक विकास का उद्देश्य क्या माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे बताएंगे व्यक्तिक विकास का उद्देश्य जो है वो माना जाता है आध्यात्मिक उन्नति, ठीक है। व्यक्तिक विकास का उद्देश्य क्या माना जाता है, आध्यात्मिक उन्नति, ठीक है। बाकी सामाजिक उन्नति जो है वो आपके व्यक्तिक नहीं सामाजिक विकास में आ जाता है। मानसिक विकास भी आपका जो है सामाजिक में ही आ जाता है और शारीरिक विकास भी आपका सामाजिक में आ जाता है। बाकी व्यक्तिक के बात करें यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, इंडिविजुअल की जब बात की जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति आती है, ठीक है। मतलब शारीरिक विकास भी सभी का होना चाहिए, मानसिक विकास भी सभी का होना चाहिए और सामाजिक उन्नति भी। बाकी बचा आध्यात्मिक, कुछ लोग अध्यात्म को मानते हैं, कुछ लोग नहीं
मानते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, यह किसका कथन है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आप सभी को पता है किसका कथन है मेरे प्यारे दोस्त, रेमंड महोदय जी का कथन है। किसका है? रेमंड महोदय जी ने ही कहा था कि समाज के बिना जो है व्यक्ति की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि व्यक्ति ही है, समाज किसी भी प्रकार का समाज वहाँ पे नहीं है, किसी के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये इस प्रकार की कल्पना ही आपके लिए असंभव बात हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि सामाजिक विकास के उद्देश्य का अर्थ है। सामाजिक विकास के उद्देश्य का अर्थ आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताएंगे क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पूछ रहा है व्यक्ति में ऐसी भावना का विकास जो समाज का ध्यान रखे। ये बिल्कुल नहीं, ठीक है। सामाजिक विकास का उद्देश्य में केवल समाज ही नहीं रखा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा पूछ रहा है कि आत्म अभिव्यक्ति जो है ये इंडिविजुअल आ जाता है, ये सामाजिक नहीं रहता है, ये व्यक्तिक आ जाता है, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे दिया गया है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है सामाजिक गुणों का, ठीक है। सामाजिक विकास में आपका आ जाता है लोकतांत्रिक गुणों का विकास। लोकतांत्रिक गुण, ठीक है, कुछ सिद्धांत लोकतांत्रिक अभी आपके यहाँ पे बताए गए थे, उन्हीं का विकास करना ही क्या हो जाता है, ये आपका सामाजिक विकास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। तो प्लेटो ने जो है उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चारित्रिक विकास माना है। क्या माना है? चारित्रिक विकास जो है, या किसने माना है? प्लेटो महोदय ने माना है कि ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा, पूछ रहा है किसने कहा, ये आपको बताना है। क्या कहा है कि शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलतः चरित्र निर्माण है। बता रहे हैं कि जो शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन होता है वह मूलतः किसका होता है? वो चरित्र निर्माण का होता है। ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे कहेंगे यह किसका कथन था? यह टैगोर महोदय जी का कथन था, ठीक है। प्लेटो और टैगोर जी का जो है कथन कुछ कुछ आपको मिलता है, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है टीपी नन संबंधित हैं शिक्षा के उद्देश्य से। मतलब पूछ रहे हैं शिक्षा के किस उद्देश्य से जो है टीपी नन महोदय संबंधित हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो जो टीपी नन थे वो वैयक्तिक शिक्षा के उद्देश्य को मानते थे, उसी का जो है सपोर्ट करते थे, उसी पे वो बल देते थे, उसी का सहयोग करते थे, ठीक है। तो टीपी नन महोदय शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की ओर अपना बल ज़्यादा देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है। राष्ट्रीय उद्देश्य जो है मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है आपका। तो राष्ट्रीय उद्देश्य आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं हो सकता है। सामाजिकता नहीं, नैतिकता नहीं, धर्मनिरपेक्षता जो है ये क्या होता है? राष्ट्रीय उद्देश्य जो है माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि आप सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है किसी धर्म को न मानना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों को बराबर मूल्य देना, ठीक है। जैसे हम लोगों में भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, वैसे मुस्लिम वर्ग में जो है क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अल्लाह होते हैं, ठीक है। उनके अपने पैगंबर महोदय होते हैं, जो कोई भी होते हैं। साथ ही साथ बात करें जब हम लोग चलते हैं किसमें? ईसाइयों में चलते हैं, तो वहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं? वहाँ पे आपके ये आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, ईसा मसीह वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उन लोगों का, तो सभी को आप बराबर मानिए, ऐसा नहीं कि आप अपने को माने और दूसरे को बिल्कुल ना माने या किसी धर्म को ना माने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किस उद्देश्य के अनुसार जो है क्या बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक है। मतलब करें कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप बताएंगे किसके द्वारा? तो वो आप बताएंगे सामान्य सामाजिक उद्देश्य के द्वारा। किसके द्वारा? सामान्य सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत जो है आप क्या करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना चाहिए, उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उनको ध्यान में रखकर कार्य करे, ऐसा ना हो कि उससे दूसरे को, किसी को नुकसान पहुंचे, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न के बारे में बात करें। तो अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इनमें
अनुशासन का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कुछ यहाँ पे सिद्धांत बताए गए हैं और कौन सा सिद्धांत जो है मेरे प्यारे दोस्त अनुशासन का सिद्धांत है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे अनुशासन का सिद्धांत कौन सा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो हो जाता है मुक्त्यात्मक सिद्धांत। कौन सा हो जाता है? मुक्त्यात्मक सिद्धांत जो है ये आपका अनुशासन का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या करता है? समाहित करता है मेरे प्यारे दोस्त। तो नागरिकता की शिक्षा, हाँ बिल्कुल करता है। सामाजिक कुशलता बिल्कुल करता है। राष्ट्रीय एकता बिल्कुल करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चार तीनों जो हैं आपके क्या करते हैं, ये सामाजिक उद्देश्य में आपके आते हैं। ठीक है, ये तीनों उद्देश्य आपके सामाजिक उद्देश्य में आ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा का व्यक्तिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य है। तो शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, ये वैयक्तिक नहीं होता है। दूसरा क्या दिया गया है? आत्म अभिव्यक्ति। हाँ, आत्म अभिव्यक्ति जो है ये क्या होता है? ये व्यक्ति। आत्म व्यक्ति का मतलब होता है अपने बारे में जानो, आप क्या हो, क्या करने के लिए आए हो, आपका कार्य क्या है। तो ये व्यक्तिक ही हो सकता है ना, सामाजिक थोड़ी हो सकता है। बाकी यहाँ पे दोनों में सामाजिक शब्द दे देंगे तो ये वैसे ही सामाजिक नहीं होंगे। तो मतलब तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल क्या है? ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो कि जिससे बालक संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो सके। मतलब बता रहे हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें ऐसा रखना चाहिए जिससे कि बालक संपूर्ण जीवन जितना वो जीने वाला है उसके लिए तैयार हो सके, उसको इन प्रकार की कोई भी समस्याएं ना सामना करनी पड़े। या किसका कथन है? तो आप सभी को पता है या किसका है? स्पेंसर महोदय जी का कथन है। किसका है मेरे प्यारे दोस्त? तो स्पेंसर महोदय जी का यह कथन था। क्या कहा था उन्होंने? तो उन्होंने कहा था मेरे प्यारे दोस्त, स्पेंसर महोदय ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालक संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो, उसको पूरे जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट ना उठाने पड़े। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक थे। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? तो टीपी नन महोदय। अभी आपने पीछे भी पढ़ा है कि टीपी नन महोदय जो है ये व्यक्तिक उद्देश्य की तरफ अपना बल या अपना दबाव ज्यादा दिखाए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य आप कह सकते हैं। तो यह है मेरे प्यारे दोस्त, व्यवसाय जो होता है ये व्यक्तिक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? व्यवसाय व्यक्तिक होता है। ठीक है, आचरण भी व्यक्तिक होता है। विमुक्ति भी जो होती है व्यक्तिक होती है। विमुक्ति मतलब होता है कि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अकेले ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको होगा। आचरण आपका अकेला ही सुधारा जा सकता है। आप आचरण सुधारना चाहते हैं तो अपना सुधार सकते हैं, सभी का थोड़ी सुधार सकते हैं। व्यवसाय जो है, अब आपको मान लीजिए पढ़ाना पसंद है तो सभी को पढ़ाना थोड़ी पसंद हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है जो शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य हो जाता है वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? समग्र विकास। यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, या शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि इनमें कौन सामाजिक उद्देश्य नहीं है। सामाजिक उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है कि किसको हम सामाजिक उद्देश्य नहीं कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? कि समाज सेवा हेतु शिक्षा। तो बिल्कुल बात सही है, सामाजिक उद्देश्य में तो समाज सेवा आनी ही चाहिए। फिर बोल रहा है प्रवीणता के लिए शिक्षा। प्रवीणता के लिए जो शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्त ये आपकी व्यक्तिगत हो जाती है, इंडिविजुअल हो जाती है। आप किसी भी उसमें क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कुशलता हासिल करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत अकेले कर सकते हैं ना, सभी के लिए तो कर नहीं सकते। नागरिकता हेतु शिक्षा ये भी आपकी सामाजिकता में सामाजिक उद्देश्य में आ जाता है। और सामाजिकता कुशलता हेतु शिक्षा तो ये भी आपका जो है सामाजिक उद्देश्य में आ जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवीणता के लिए शिक्षा जो है यह सामाजिक उद्देश्य में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता शब्द के 3 रूप हैं। ठीक है, कौन से हैं मेरे स्वतंत्रता शब्द के 3 रूप हैं? बेमेल को अंकित कीजिए। ठीक है, क्या करने हैं? बेमेल को इंगित कीजिए।
स्वतंत्रता शब्द के 3 स्वरूप हैं, ठीक है। बेमेल को आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कैसा प्रश्न है, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, स्वतंत्रता शब्द के 3 स्वरूप है, बेमेल को इंगित कीजिए, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता के 3 स्वरूप होते हैं, पाए जाते हैं, उनमें से जो गलत है उसको आपको छांटना है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो स्वतंत्रता का स्वरूप नहीं है, ठीक है। तो प्रतिबंध जो है, प्रतिबंध से मुक्त, हाँ ये भी बात सही है, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, प्रतिबंध से आप मुक्त कर दिए जाते हैं। चयन की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये भी आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल, अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आध्यात्मिक बनिए, नहीं रखते हैं तो नहीं रखिए। बौद्धिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता जो है ये आपकी स्वतंत्रता के बौद्धिक क्षमता जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपकी जो है स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बेमेल मतलब हुआ यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको यहाँ पे बताना था। चलिए अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, द चाइल्ड पाथ ई द फ्रीडम, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, द चाइल्ड पाथ ई द फ्रीडम जो है, पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देख रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कौन है, नॉर्मन मैक्सन जी हैं। कौन है, नॉर्मन मैक्सन जी ने जो है पुस्तक का लेखन किया था। कौन सी पुस्तक, द चाइल्ड पाथ ई द फ्रीडम, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। स्वतंत्रता हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था, तो आपको यहाँ पे पता है बाल गंगाधर तिलक का जो है यह कथन था, यह स्टेटमेंट था, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता की अति है, मतलब पूछ रहे हैं स्वतंत्रता की अति क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो स्वतंत्रता की अति है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, खतरा। जब आपके ऊपर खतरा आए तो आप स्वतंत्रता को भूल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता को भूल सकते हैं, ठीक है। जब स्वतंत्रता अति हो जाती, सॉरी ये गलत समझा दिए, यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्रता की अति क्या है, मतलब जब स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा मिल जाए, हर तरीके से आप स्वतंत्र हो जाए, आप कहीं भी प्रकार, किसी भी प्रकार से आप जो है बाध्य न रहें, तो वो क्या हो जाता है, आपके लिए खतरनाक हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, खतरनाक हो जाता है। बाकी स्वतंत्रता की अति जो है क्या होती है, अच्छी भी होती है, ठीक है, अच्छी नहीं होती है। स्वतंत्रता की अति जो है, अति मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाए, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती है, ठीक है। स्वीकार्य नहीं होता है, सभी को मान्य नहीं होता है, और प्रशंसनीय भी नहीं होती है, मतलब खतरनाक होती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधिकार के प्रभाववादी विधि पर बल दिया जाता है, अधिकार के प्रभाववादी विधि पर बल दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, किसके द्वारा, तो आप देंगे शिक्षा के व्यक्तित्व पर। किस पे दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के व्यक्तित्व पर जो है अधिकार के प्रभाववादी विधि पर बल दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो 2009 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसका जवाब देंगे कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। एक सेकेंड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पे तो पारित हुआ था, या बता रहे हैं 9 पे, और क्या बोलते हैं लागू हुआ था, हाँ तो 2009 में पारित हुआ था, और 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, लागू हुआ था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दोनों टाइम अलग अलग हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर जो है, यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर आपको जो है, क्वेश्चन ही नहीं पूरा है ये क्वेश्चन ही नहीं पूरा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा में नैतिक उद्देश्य है, शिक्षा में नैतिक उद्देश्य क्या है आपको बताएंगे। तो यहाँ पे नैतिक उद्देश्य जो है माना गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या माना गया है, नैतिक मूल्यों का संचार।
क्या है? नैतिक मूल्यों का संचार, ठीक है। नैतिक उद्देश्य में नैतिक मूल्यों का संचार जो है यही आपका जो है नैतिक उद्देश्य माना गया है शिक्षा में। अगला प्रश्न पूछ रहा है नैतिकता का विकास में सहायक है, नैतिकता के विकास में सहायक है, तो क्या सहायक है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा। शिक्षा ही जो है वो नैतिकता के विकास में सहायक है, इसको डेवलप कर सकती है नैतिकता को। बाकी समाज, व्यक्ति, ये सब तो जो है एक कठपुतली की तरह वर्क करते हैं। मेन जो कार्य होता है वो शिक्षा का ही होता है, शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नैतिकता जो है मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिकता शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? नैतिकता शिक्षा का उद्देश्य है, समाज, व्यक्ति, शिक्षा। शिक्षा आप यहाँ पे लगाएंगे, क्या ऑप्शन लगाएंगे? शिक्षा लगाएंगे, समाज नहीं लगाएंगे, व्यक्ति नहीं लगाएंगे और ये सभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नैतिक शिक्षा में क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो क्या पूछ रहा है? नैतिक शिक्षा में क्रियाएं सम्मिलित हैं, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सी हैं। तो पहली क्रिया यहाँ पे दी गई है उपयुक्त सामाजिक आचरण, शुद्ध आचार विचार, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य। हाँ, ये सारी चीजें जो है आपकी नैतिकता शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है क्या होती हैं? ये आपकी नैतिक शिक्षा के में क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये सभी क्रियाएं क्या है? नैतिक शिक्षा में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है नैतिक शिक्षा में बल दिया जाता है। नैतिक शिक्षा में बल दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप देंगे मेरे प्यारे दोस्त भावनात्मक विकास के ऊपर। किसके ऊपर? भावनात्मक विकास के ऊपर जो है नैतिक शिक्षा में बल दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यापक अर्थ में धर्म है। व्यापक अर्थ में धर्म को क्या माना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, जो मंदिर में जाना होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका संकुचित हो जाता है। धर्म को मानना आप कह सकते हैं हृदय में हृदय को पवित्र बनाना, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दूसरा ऑप्शन भावना की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, सांप्रदायिकता फैलाना, ठीक है। तो सांप्रदायिकता फैलाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हृदय को पवित्र बनाना और भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना, ठीक है। तो हाँ, मंदिर जाना और भगवान की पूजा करना ये दो जो होते हैं संकुचित अर्थ में आ जाते हैं, और व्यापक अर्थ में हम लेंगे हृदय को पवित्र बनाना। क्या होगा? हृदय को पवित्र बनाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन में सोशलिस्ट एवं सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन में? तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसी में जो है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है जोड़े गए थे। हिंदी में उनको धर्मनिरपेक्ष शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सोशल की उत्पत्ति मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। सोशल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो आप यहाँ पे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कहाँ से? सेकुलम से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सेकुलम शब्द से मानी जाती है, इसी से सोशल शब्द निकला है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा आवश्यक है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तम गुणों एवं आदर्शों के निर्माण। बिल्कुल सही बात है, उत्तम गुणों एवं आदर्शों के निर्माण के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। बाकी धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा आवश्यक है धार्मिक विश्वास हेतु, बिल्कुल गलत है। धर्म के ज्ञान हेतु, बिल्कुल गलत है। पूजा पद्धति के घटाने के लिए, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहला नंबर ऑप्शन लगा देंगे। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ठीक है। भारतीय संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या माना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त अभी मैंने आपको बताया था कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान, मतलब सभी धर्म को आप बराबर सम्मान देंगे। किसी धर्म को आप, यहाँ पे लिखा गया अपने धर्म के प्रति, गलत बात है। किसी धर्म के प्रति सम्मान, किसी धर्म के प्रति सम्मान गलत बात है। बहुसंख्यक धर्म के प्रति सम्मान नहीं, सभी धर्म, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आपका हो या दूसरे का हो, सभी धर्म के प्रति आपको क्या करना है? सम्मान बना के रखना है, सभी को बराबर सम्मान देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है धार्मिक शिक्षा के विरोधी थे। धार्मिक शिक्षा के विरोधी कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं जॉन लॉक महोदय जी जो थे, ये क्या थे? धार्मिक शिक्षा के विरोधी थे। ये धार्मिक शिक्षा को नहीं मानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मनुस्मृति के अनुसार धर्म के
कितने लक्षण होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो मनुस्मृति में जो है धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 10 लक्षण बताए गए हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है? अगले नंबर प्रश्न की ओर फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो अगर समझ में आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है कि मूल्य परक शिक्षा के स्रोत हैं। मूल्य परक शिक्षा के स्रोत कौन से मेरे प्यारे दोस्त? तो संस्कृति, बिल्कुल सही बात है। धर्म, हाँ ये भी हो जाता है। भारतीय साहित्य, ये भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं क्या होते हैं? मूल्य परक शिक्षा के स्रोत माने जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति बनाई गई। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति कब बनाई गई थी मेरे प्यारे दोस्त? तो 1961 में बनाई गई थी। ये आप सभी को पता है, ठीक है? चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मूल्य क्या है आपको बताना है। तो मूल्य के बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बताएंगे? मूल्य एक विचार है। मूल्य क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह एक विचार है, ठीक है? एक वस्तु बिल्कुल नहीं है, ठीक है? एक विषय भी नहीं है, और एक अवांछनीय तत्व भी नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मूल्य क्या है? एक प्रकार का विचार है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मूल्य की विशेषता क्या नहीं है। मूल्य की विशेषता क्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? तो इसमें आप बता सकते हैं अमूर्तता। क्या मेरे प्यारे दोस्त? अमूर्तता, ये जो है ये मूल्य की विशेषता नहीं है। बाकी समाज स्वीकृति, हाँ बिल्कुल समाज के द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है मूल्य को। वस्तुपरक, हाँ ये भी आपकी इसी की विशेषता है, वस्तुपरक है। और साथ ही साथ आखिरी नंबर व्यवहार नियंत्रण, ये भी आपका जो है मूल्य की विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय एकता के लिए मूल्य परक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, मतलब बता रहे हैं राष्ट्रीय एकता अगर आपको बनाए रखना है तो मूल्य परक शिक्षा क्यों आवश्यक हो जाती है, आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यह एक जीवन शैली प्रदान कराती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीयता एक धर्म है, हाँ सही बात है, राष्ट्रीयता एक धर्म है। और दूसरा तीसरा बताया गया है यह एक लक्ष्य है, यह एक लक्ष्य है, ये भी बात सही। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ये तीनों जो हैं क्या हैं? सही हैं। ये तीनों जो हैं मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रीय एकता के लिए मूल्य परक शिक्षा आवश्यक है, ठीक है? इसीलिए ये तीनों के कारण से, ठीक है? चलिए, अगली बात, जो अगला प्रश्न पूछ रहा है इसमें से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन सा मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब इनमें से कौन सा है जो मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कौन सा? वो आता है आपका सौंदर्यात्मक। क्या? सौंदर्यात्मक जो होता है ये मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शैक्षिक मूल्य जो है ये भी आपके मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य ये भी आपके वर्गीकरण के मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। और ऐतिहासिक मूल्य ये भी आपके मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। बाकी सौंदर्यात्मक जो मूल्य है ये आपका मूल्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे बताएंगे इसमें कि बटलर ने मूल्यों को बांटा है। क्या आप यहाँ पे पूछ रहा है बटलर ने जो है मूल्यों को बांटा है कितने भागों में मेरे दोस्त? तो आप यहाँ पर लिखेंगे बटलर ने जो है इसे कितने भागों में? तो 5 भागों में बांटा है, ठीक है? थोड़ा हमें लग रहा है कि स्क्रीन वर्क करना बंद कर दी है, ठीक है? तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई है भाई, नहीं चल रही है। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हमें लग रहा है वीडियो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या हो गया? चल जा भाई। बटलर ने हाँ थोड़ा बहुत चली शायद। हैंग हो गया भाई, सिस्टम हैंग हो गया। ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो
हाँ, अभी शायद वर्क करने लगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है बटलर ने कितने माने हैं, तो 5 माने हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कौन-सा सार्वभौमिक मूल्य है मेरे प्यारे दोस्त? तो सार्वभौमिक मूल्य किसे माना जाता है? वह माना जाता है सत्य को। किसको माना जाता है? सत्य को, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो इस कारण से जो है हम क्वेश्चन आंसर को थोड़ा स्पीड देंगे, ठीक है। पता नहीं कब क्या गड़बड़ हो जाए, वीडियो आपका पूरा भी ना बन पाए, तो आप कहोगे सर पूरा पेपर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, अभी आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी करवा दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नवीन मूल्यों में अपनाए जाने योग्य है। नवीन मूल्यों में क्या क्या किसको अपनाया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त? तो नवीन मूल्यों में देखो, मौलिक समृद्धि की लालसा जो है ये नहीं दिया गया। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जो है ये पहले से ही है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष वाला। अलगाव ये नहीं होना चाहिए। समानता जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं नवीन मूल्यों में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जिस विषय में आंतरिक मूल्य होता है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि जिस विषय में आंतरिक मूल्य होता है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। किस रूप में करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? उसी के लिए नहीं, नैमित्तिक रूप में नहीं, एक विषय के रूप में। हाँ, एक विषय के रूप में आप कर सकते हैं। जिस विषय के में आंतरिक मूल्य होता है उसको हम एक विषय के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मनुष्य पर किया गया विनियोग सर्वाधिक मूल्यवान पूंजी है। क्या मनुष्य के ऊपर किया गया विनियोग जो है ये सर्वाधिक मूल्यवान पूंजी है, या किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह आपके कार्ल मार्क्स का कथन है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का समाधान है, साधन है। मूल शिक्षा आप किसके साधन, किसके द्वारा जो है आप प्राप्त प्रदान करवा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो मूल शिक्षा जो होती है वो परिवार के द्वारा भी प्राप्त होती है, विद्यालय के द्वारा भी, और समाज के द्वारा भी हम अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्यों को सीखते हैं। तो ये सभी आपका ऑप्शन, मतलब डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि स्प्रिंगर के अनुसार मूल्य हैं। स्प्रिंगर के अनुसार मेरे प्यारे दोस्त कितने मूल्य हैं? तो 4 मूल्य हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शैक्षिक मूल्य है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे कि प्राचीन काल गुरु शिष्य संबंध जो है ये आपका शैक्षिक मूल्य में आता है, ठीक है। परंपरागत धार्मिक मूल्य नहीं आते हैं। शिक्षा में बे ये भी आपका नहीं आता है। तो प्राचीन कालीन जो गुरु शिष्य का संबंध होता था वो आपके शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आ जाता था, ठीक है। बात करते हैं अल्पोर्ट के अनुसार मूल्य कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो अल्पोर्ट के अनुसार जो है मूल्य कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। स्प्रिंगर के अनुसार कितने हैं? 4 हैं, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एडोक्रेनेट। क्या मेरे प्यारे दोस्त एडोक्रेनस शब्द का संबंध है तो किससे है? तो इसका ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, एडोक्रिएशन क्रिनेशन के अनुसार से संबंधित है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एडोक्रेनेट शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था, कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? तो इसका प्रयोग प्रथम बार 1620 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एडोक्रेनेट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एडोक्रेनेट शब्द का अर्थ मेरे प्यारे दोस्त होता है सीखना। क्या होता है? सीखना, ये इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एडोक्रेनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है कौन से भाषा से हुई है मेरे प्यारे दोस्त? तो फ्रेंच या लैटिन भाषा से हुई है। किससे? फ्रेंच या लैटिन दोनों में से आप कह सकते हैं, फ्रेंच या लैटिन दोनों से आप कह सकते हैं, इससे उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भावनात्मक विचार का संबंध है। भावनात्मक विचार का संबंध किससे है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि धार्मिक उपदेश से, हाँ बिल्कुल है। भावनात्मक का सिद्धांत की मूल्य भावना से, हाँ बिल्कुल है। सिद्धांत प्रदान करने की क्रिया से, हाँ बिल्कुल है। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी से है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इंडोक्रिनेशन जो है ये का अपमानजनक रूप है। इंडोक्रिनेशन का अपमानजनक रूप मतलब कौन सा, कौन सी ऐसी बात है जिसको हम कहेंगे तो इंडोक्रिनेशन को क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इससे अपमानित फील होगा, ये शब्द अपमानित लगेगा आपको। तो यहाँ पे दिया गया है, एक निश्चित विचार के आधार पर सोच
सोचने विचार करने हेतु जबरदस्ती करना, मतलब कह रहे हैं कोई एक निश्चित विचार है और उसके आधार पर जो है आप किसी को सोचने पर या विचार करने पर मेरे प्यारे दोस्त विवश नहीं कर सकते हैं, ये इसका अपमानजनक रूप हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अकादमिक स्वतंत्रता, अकादमिक स्वतंत्रता है एक, पूछ रहा है अकादमिक स्वतंत्रता है एक, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आप कह सकते हैं एक नैतिक अवधारणा भी है और एक कानूनी अवधारणा भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपका दोनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अकादमिक स्वतंत्रता है, तो अकादमिक स्वतंत्रता क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे आप कहेंगे अकादमिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रकार, हाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रकार हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और ना ही अभिव्यक्ति हो सकता है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है अकादमिक स्वतंत्रता, अकादमिक स्वतंत्रता के विचार का विकास संबंधित है, विचार का विकास किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्त? तो वो है विल्हेम वान हाम्बोल्ट, किससे मेरे प्यारे दोस्त? विल्हेम वान हाम्बोल्ट से संबंधित है अकादमिक स्वतंत्रता के विचार का विकास। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है अकादमिक स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं, तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे कहेंगे अकादमिक स्वतंत्रता के सिद्धांत वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। अनुसंधान एवं शिक्षण के बीच की एकता, हाँ, तो का और खा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, देखो क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कंटेम्प्ट द कंटेम्प्ट ऑफ फ्रीडम का संबंध है, द कंटेम्प्ट ऑफ फ्रीडम का संबंध किससे है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे पोलानी जी से है, किससे है? पोलानी जी से है। फिर स्क्रीन वर्क करना बंद कर दी है, अब थोड़ा सा समय फिर लग सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, दिखाना पड़ेगा। ऐसे समस्याएं आती रहेंगी तो आपका जो है समय बहुत बर्बाद होगा, और आपके साथ हमारा भी होगा, होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आओ फटाफट, तब तक कुछ कमेंट ही कर डालो अपना। ठीक है, बताओ सर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आओ, या वीडियो कैसा लगा, सही है गलत है, मज़ा आया नहीं आया, आप कैसा वीडियो चाहते हैं, बहुविकल्पीय वाला चाहते हैं या आप सब्जेक्टिव टाइप वाला चाहते हैं? हाँ वर्क करने लगा। ठीक है, तो किसका था? पोलानी जी से संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पेशेवर नैतिकता है, पेशेवर नैतिकता किससे है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं पेशेवर नैतिकता में? कि स्वीकृति व्यवसाय, क्या स्वीकृत व्यवसाय में काम करने वाले विशेषज्ञ ज्ञान और कौशल के प्रयोग का नियंत्रण का तरीका, नहीं बिल्कुल गलत बात है। पेशेवर नैतिकता जो है मेरे प्यारे दोस्त वो ज्ञान और कौशल के प्रयोग से संबंधित है, किससे है? ज्ञान और कौशल के प्रयोग से संबंधित है, बाकी स्वीकृति व्यवसाय का ही उपयोग, ये गलत बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पेशेवर नैतिकता के अवयव हैं, पेशेवर नैतिकता के अवयव क्या क्या हैं? फिर स्क्रीन काम करना बंद कर दी है। ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वीडियो को अभी हम क्या करेंगे, एक प्रश्न और बचा है वही दिखा दें, फिर आपका जो है वीडियो को वहीं पे विराम देंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से आ रही है दिखाना पड़ेगा, है ना, या लोडिंग ले रहा होगा। वो चाइनीज़ आइटम जो होते हैं वो कहा नहीं गया है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ठीक है, चलिए हाँ क्या बोला गया था? पेशेवर नैतिकता के अवयव हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ईमानदारी, पारदर्शिता, हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जवाबदेही, गोपनीयता, हाँ, निष्पक्षता, कानून का पालन, ये सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर और आखिरी पेशेवर नैतिकता के आवश्यक अगला नहीं अगला नंबर क्वेश्चन है पेशेवर नैतिकता का आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ लिखेंगे पेशे की अखंडता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जो है यह आवश्यक हो जाता है। अगला और आखिरी नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगला
अलगाववाद आधारित है। क्या अलगाववाद आधारित है? किस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्ति पर? बिल्कुल नहीं। समाज पर? बिल्कुल नहीं। व्यवहार पर? बिल्कुल नहीं। किस पर? नैतिकता की एक सापेक्षवादी अवधारणा पर। नैतिकता की एक सापेक्षवादी अवधारणा पर ये आपका जो है क्या है? आधारित है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर वर्क करना बंद कर दिया भाई।